नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर, यानी कि सर्वे हम पढ़ने वाले हैं जो बिहार से संबंधित है। दोस्तों, बीपीएससी में देखा गया है प्रीलिम्स में हर एक बार आपको सर्वे से एक ना एक प्रश्न रहता है। तो आज मान के चलिए कि आज जितने भी 15-20 मिनट आप पढ़ने वाले हैं, इससे एक क्वेश्चन आपका तय हो जाएगा। कम से कम इतना तो मान के चलिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आज हम सर्वे देख लेते हैं, फिर हम बजट देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है। ठीक से समझिए। अब यहाँ पर सर्वेक्षण 2025-26 क्यों है? क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बीते हुए साल का होता है। इस बात को सही समझ लेना है, क्योंकि ये भी प्रश्न रह सकता है। और बजट जो होगा वो आगामी वित्त वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए 25-26 नहीं तो 26-27 होना चाहिए था। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन वो बजट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बिहार की चूंकि चर्चा की गई है तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, है ना। चूंकि राज्य की बात यहां पर की गई है तो जीएसडीपी, इसमें कहा गया है कि किस सेक्टर का कितना योगदान है। अब किस सेक्टर के कितना योगदान कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर जो होते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें एक सेक्टर जो है वह आप देखेंगे कि वह एग्रीकल्चर पर उसमें फोकस रहेगा, जिसको आप प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। बिहार में इसमें देखने को मिला है कि जीएसडीपी में 19.9% इसका योगदान है, और उद्योग क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर आप कहेंगे 21.5, और टर्शियरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है उसमें 58.6% जो है इस सेक्टर का योगदान देखने को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार है आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि सेक्टर कौन सा है, और एक तरफ सेक्टर दे देगा, एक तरफ कितना प्रतिशत देगा, और दे देगा कि कितना मिलान करना है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए में कृषि और संवर्धन क्षेत्रों, यानी कि इसमें देखिएगा कृषि और संबंध क्षेत्रों में वानिकी और मत्स्य पालन सहित यह कहते हुए कहा गया है कि इसका योगदान 20% है। तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए गतिविधि को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें इसीलिए वानिकी और मत्स्य पालन, देखिए मत्स्य पालन बिहार का एक कह सकते हैं कृषि से जुड़ा हुआ कह लिया जाए, या कई सेक्टर में आप देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में मत्स्य पालन एक बड़े स्तर पर होता है। खास करके जो उत्तरी मैदान की बात करेंगे बिहार का, जो मिथिला का पूरा क्षेत्र आपको पड़ता है, वहां पर मत्स्य पालन बड़ी संख्या में होती है। तो ये आपको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, 20% तक ये होता है। अब इसमें अगर फसल क्षेत्र की बात करेंगे, फसल क्षेत्र के अलावा पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन, ये सारे इसमें शामिल देखने को मिलेगा। अभी कहा गया है इस सर्वे के दौरान कि बिहार अभी भी वह राज्य है जिसकी 75 से 80% तक आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है, कृषि या कृषि से जुड़ी हुई गतिविधि, जैसे कि आप दुग्ध उत्पादन कह सकते हैं, वानिकी कह सकते हैं, इन चीजों पर ये बड़ी आबादी है। और इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा बोझ है, क्योंकि खेती पर अगर 75 से 80% किसी राज्य के लोग निर्भर होंगे तो इसमें अप्रत्यक्ष बेरोजगारी की संभावना बहुत ज्यादा होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने क्या कहा है कि क्यों अप्रत्यक्ष बेरोजगारी ज्यादा होगा, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा है। अब चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार यह कहा गया है कि बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की यहां पर बात की गई है। ध्यान देना है, ये एवरेज पर कैपिटा इनकम है, ये 76,490 है। ठीक है, अब यहां पर देखना है किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पर कैपिटा इनकम, ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। पटना सबसे समृद्ध है और शिवहर सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पटना का पर कैपिटा इनकम देखेंगे 1,31,332 है। ठीक है, और शिवहर देखेंगे तो वह 22,047 है। ये दोनों याद रखिएगा आप। मान के चलिए कि यहां से, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले रहे हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति विकास आय अगर देखा जाए, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देखेंगे वर्ष 2024-25 में, तो वह 13,279 रुपया रहा है। और यह व्यय देखेंगे 2005-6 में एक समय 1463 रुपया हुआ करता था। तो उस लिहाज से देखा जाए कि इसमें बहुत वृद्धि हुई है, जो कि एक बेहतर कंडीशन बताता है। अब चलिए पिछले 2 दशकों की बात करेंगे।
2 दशकों कहने का तात्पर्य आप कह सकते हैं 2005 के बाद की स्थिति आप ले सकते हैं। इसमें राज्य का प्रति व्यक्ति विकास खर्च 9 गुना तक बढ़ा है, चूंकि हमने अभी डेटा देखा है। और राज्य सरकार ने इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढांचे पर अपने निवेश को क्या किया है, बढ़ाने का कार्य किया है। किन किन सेक्टर पर? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढांचे। और इसके प्रभाव से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च में कितना गुना बढ़ा है? 14.8 गुना। फिर आपसे पूछा जाएगा शिक्षा पर खर्च, तो 13.2 गुना कि ये रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो ये कितने टाइम्स की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग की बात की गई है। अब नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है भारत सरकार का, ठीक है, यानी कि एक सलाहकारी कह सकते हैं भूमिका में है। अब नीति आयोग बहुत तरह के सूचकांक, रिपोर्ट वगैरह जारी करता रहता है। तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर बात करेंगे तो इसके आधार पर बिहार की बहुआयामी गरीबी दर अगर देखा जाए 33.76%। एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में, जैसा मैं बता रहा हूं, संभव है आपसे सीधे 34% पूछ ले। अगर विकल्प रहता है 34, 35, 36, 37%, तब तो आपको 34% सही इसका जवाब होगा। लेकिन मान लेते हैं कि विकल्प में आप रहेगा 33.76%, 33.52%, इतना क्लोज ऑप्शन रहेगा, हर साल ये रहता है। तो ऐसे ध्यान एकदम ये नहीं सोचना है कि राउंड में हम देख लिए 33% याद हो गया, नहीं, दशमलव के 2 अंक की बात की स्थिति है तो याद करके जाइए, बिहार में ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, पीवाईक्यू आप देखे होंगे। तो 33.76% रहा है। अब बहुआयामी गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, हम ये सब पहले हम लोग जानते ही हैं, पढ़े हैं, क्योंकि इसमें बहुआयामी टर्म ही है। गरीबी है, एक तो गरीबी है कि भाई पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल की बात किया गया ना, तो उसमें शिक्षा भी आ जाएगा, स्वास्थ्य भी आएगा, बुनियादी सुविधा भी आएगा, जीवन स्तर कैसा चल रहा है ये भी आएगा। और 15-16 में यह दर जो है 51.89% हुआ करता था। चलिए, बिहार में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो वह कितना था? यह 69.5 वर्ष है ये, यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे इसमें बढ़ोतरी हुआ है। जिसमें पुरुष की बात किया जाए तो 68.9 वर्ष और महिलाएं औसतन देखेंगे तो ये 69.7 वर्ष है। यानी कि यहां पर एक प्रश्न बनता है ना कि जीवन प्रत्याशा किसकी अधिक है? अगर पुरुष महिला की बात किया जाएगा तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 साल अधिक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महिलाएं बिहार में पुरुषों की तुलना में अधिक जीवन जीती हैं, यह कहने का मतलब हुआ। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 83.7% महिला श्रमिक स्वनियोजित थी, यानी कि ये कहीं काम नहीं कर रही थी, इनका कोई बॉस नहीं था, ये खुद को काम दे रही होंगी। अब जैसे ही बात स्वनियोजित की करेंगे, 83.7% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और स्वनियोजित महिला की बात करेंगे तो एक बड़ा हिस्सा इसका जो कहा गया है वो घरेलू उद्योग में है, कृषि में है, पशुपालन में है, छोटे पारिवारिक व्यापार है, तो वहां पर काम करती है। और इसमें बिना वेतन वाली सहायकों के रूप में यह काम करती हुई नजर आएंगी। अब बिहार में इंटरनेट को लेकर के बात किया गया है कि इंटरनेट की जो घनत्व है वो कितना है, तो 43.10% कहा गया है। अब इंटरनेट डेंसिटी का क्या तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है? इसमें कोई भी एक एरिया ले लीजिए, उसमें इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या निकाली गई है और प्रत्येक 100 लोगों पर यह निकाला गया है कि हमने एक एरिया लिया। अब देखिए, ऐसे हमने एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया दरभंगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि दरभंगा में कितने लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, तो पर 100 में से हम देखेंगे कि 100 में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा 100 में ओवरऑल ऐसे बढ़ाते चल गए तो 43.10% लोग, तकरीबन कह सकते हैं 100 में से 43 लोग जो हैं जो इंटरनेट तक अपना पहुंच रखते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल लगातार करते हैं। क्लियर है? बिहार में वर्ष 2025 में बिजली की चरम मांग रिकॉर्ड 8,752 मेगावाट तक पहुंच गई और प्रति व्यक्ति खपत अगर 2011-12 का देखा जाए 134 किलोवाट से बढ़कर के 2024-25 में अगर देखा जाए तो ये आपको 374 किलोवाट तक पहुंचा है। इसमें एक वजह शहरीकरण भी आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि शहरीकरण का दर बढ़ रहा है तो बिजली खपत बनना तय है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, इस स्कीम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह
125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा सकती है। ठीक है, लगभग 1.67 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होते नजर आएंगे। और 2024-25 में देखा जाए तो 2498.3 लाख मानव दिवस रोजगार इससे सृजित होगा। देखिए क्या कहा गया है, टर्म पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहा गया है कि 2498.3 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ। शब्द पे ध्यान दे रहा है, मानव दिवस रोजगार, यानी कि इतने दिनों का काम यहां पर उत्पन्न हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 55.1% रही है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इसमें ज्यादा काम मिला है। और यह सरकार द्वारा तय किया गया जो न्यूनतम 33% रहा था, उससे कहीं अधिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर्वेक्षण में ये सारी बातें निकल के आई। सर्वेक्षण में कुछ और महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कहा गया कि बिहार में जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की बात करेंगे, इसके तहत लगभग 8.42 करोड़ यहाँ पर लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आंकड़ा आप वेरीफाई जरा कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी जगह मैंने देखा है 8.42 है और किसी किसी जगह 8.71 भी है। ठीक है, तो ये आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि आप एक बार किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप इसको वेरीफाई कीजिए, या दूसरी बात जहां आपको अधिक ये देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग सोर्स मैंने देखा है, अलग अलग जगह दोनों ही चीजें लिखी गई है। ये हो भी सकता है कि विकल्प भी इस आधार पे देंगे, तो आपको एग्जाम में थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही अगर आप सोर्स कोई ऑथेंटिक बिहार सरकार के वेबसाइट वगैरह से दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन लाभार्थियों में लगभग 1.79 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड धारक परिवार शामिल हैं और 90% परिवारों को आधार प्रमाणीकरण के जरिए इसमें राशन मिलता है। यानी कि जो सरकार चाह रही थी कि फर्जी जो लोग राशन लेते हैं उन पर रोक लगाई जाए, उन पर रोक लगाने के लिए जरूरी था कि आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए आप। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का राशन कार्ड यदि आधार कार्ड से लिंक हो गया तो उससे पता चल जाएगा कि फर्जी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम तरह की कोशिश इसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण देखिए वैसे तो बहुत विस्तृत है, बहुत सारी बातें हैं, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का एक लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है और जो मैं पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर देखा हूं और 10 साल में सर्वे से जहां जहां जिस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने एक बार क्या किया कि आपके समक्ष परोस के रख दिया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे पॉइंट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए तो अब यहां से शुरुआत करते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न हम लोग करेंगे आज इसी टॉपिक पर। ठीक है, 10 क्वेश्चन। तो अभी जो चर्चा किए हैं उसी के आधार पर डिस्कशन होगा। तो आप लोग पढ़ तो चुके हैं, तो अगर आपको जवाब आ रहा हो ना तो जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको जवाब देते चलना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, वर्ष 2026 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। वर्ष 2026 को लेकर के कहा गया, यानी कि कुल मिलाकर के समझिए यहां आपसे पूछा क्या गया है, वर्ष छोड़ दीजिए जो दिया गया है, यहां आपसे पूछा गया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है अभी वाला, उसके आधार पर कैपिटा इनकम बिहार का क्या है। और वो अगर आप देखेंगे तो हमने इसकी चर्चा यहां पर किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि वो एवरेज, चूंकि जो भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा साथियों, बताइए क्या होगा, वो एवरेज होगा, औसत किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत 76,490 पूरे बिहार का देखने को मिला था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट किसका था एवरेज में, किस डिस्ट्रिक्ट का, बिहार की राजधानी पटना का। ये क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बिहार का सबसे अमीर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पटना है, या पटना के लोग हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है। और अगर नीचे देखेंगे तो वह कौन सा है, शिवहर। यहां ये क्या है, ये मिनिमम में आता है, तो सबसे गरीब जिला आप इसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए दूसरा, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है। अभी अभी हमने उसके साथ ही लगे हाथ चर्चा कर लिया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा। देखिए गया, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, तो कौन सा है, पटना, यानी कि राजधानी है। वैसे भी अगर आप लॉजिक लगाएंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि राजधानी है। बिहार में शहरीकरण सबसे कम है पूरे देश में, लेकिन पटना का शहरीकरण आपको कम देखने को नहीं मिलेगा, सबसे समृद्ध डिस्ट्रिक्ट में आता है। और पर कैपिटा इनकम की अगर बात करेंगे ना तो 1,31,332 रुपया जो आपको पर कैपिटा इनकम यहां का देखने को मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, मैंने हालांकि पहले बताया है।
आगे बढ़ जाएं तीसरे पर, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? अभी अभी हमने चर्चा किया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? शिवहर। तो देखिए कम और ज्यादा ना अक्सर पूछा जाता है, और यह संभव है कि ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सब कम है तो कितना है, तो इसमें 22,047 रुपया जो है ये पर कैपिटा इनकम है। ये किसका है? शिवहर का। ठीक, आगे बढ़ जाए। वर्ष 2024-25 में बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय कितना रहा? ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति विकास व्यय कितना गया है, जिसके अंतर्गत देखेंगे तो 13,000 पर था, 13,279। सी विकल्प के साथ यहां पर हम चलते न जाएंगे। अच्छा, हालांकि यहां से आपको तुलना करने दे सकता है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण इस बार का इस तुलना के साथ दिया गया है। 24-25 का तुलना किया गया है 5-6 से, जिसमें कहा गया कि 5-6 की बात करेंगे 2004-5 में, तो ये आपको 1500 से भी कम देखने को मिलेगा। जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 1,463 रुपया देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कई गुना का यहां पर वृद्धि देखने को मिला है। सी विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक है, 5वें पर चलें। बिहार की बहुआयामी गरीबी दर कितनी है? अब देखिए यहां पर एक बात का फिर से ध्यान रखिए, क्या पूछा गया है? केवल गरीबी नहीं पूछा गया है। केवल गरीबी है तो उसकी अपनी बातें हैं, यानी कि वो आपसे गरीबी कहता है तो वो आपसे पैसे की बात, आर्थिक स्थिति पूछेगा। लेकिन बहुआयामी जब बात करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल हो गया, है ना। मल्टी डायमेंशनल की जब भी हम चर्चा करेंगे तो इसमें क्या आएगा? शिक्षा भी आएगा, चिकित्सा भी आएगा, यानी कि स्वास्थ्य की चर्चा कर लिए। इसके अलावा गरीबी भी आप कह सकते हैं, रोजगार वाला एंगल इसमें शामिल कर दीजिए। आप जीवन गुणवत्ता पूरा कह सकते हैं कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, कहने का तात्पर्य है। तो कुल मिलाकर के कई सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, और इसमें कहा गया है कि भाई इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए यहां पर बहुआयामी गरीबी दर क्या रहा है, तो वह 33.76% तक गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हालांकि अगर पिछले कुछ समय के तुलना करें, 15-16 की अगर चर्चा करें पिछले 10 साल से, तो उसमें सुधार देखने को मिला है, क्योंकि वह 51.89% था। ये कब का रहा है? 2015-16 वित्त वर्ष का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े सुधार देखने को भी मिले हैं। बिहार में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? एवरेज आपसे पूछा गया है कि यानी कि कुल मिलाकर कैसे समझिए कि व्यक्ति, बिहार में कोई व्यक्ति है, औसतन कितना जीतते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, मेल के लिए अलग बात है, फीमेल के लिए अलग जीवन प्रत्याशा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा गया? बिहार में औसत, मेल फीमेल नहीं कहा है ना, तो कुल मिलाकर के यहां पर आप एवरेज बताएंगे, और एवरेज क्या है? 69.5 ईयर्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए विकल्प में 69.5 ईयर्स है तो ठीक है, विकल्प इतने क्लोज आंसर पे है तो ठीक है। हो सकता है आपको दशमलव के पहले के अंकों पर ही चर्चा कर ले, यानी कि 65 साल दे दे, 60 साल दे दे, इसके अलावा जो है 70 दे दे और 69 दे दे, तो फिर क्या जाएंगे? जो सबसे सटीक जवाब होगा। कई बार विकल्प क्या होता है, जो सबसे सही आंसर होता है वही आंसर होता है, और वो आपको 69, फिर अगर 69 तब रहता है तो यहां पर 69.5 है, तब तो एग्जैक्ट ये है ही। अच्छा, इसमें हो सकता है पुरुष और महिला का अलग अलग पूछ ले, तो अगर पुरुष का पूछता है तो ये 68.9 वर्षीय रहा है, यानी कि बिहार के पुरुष जो हैं वो 68 साल 9 महीना, ये क्या है फिर से बताइए? एवरेज है, इतना जीते हैं। और अगर इसमें महिलाओं की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा किया था कि महिला जो है वह बिहार में पुरुषों की तुलना में तकरीबन कह सकते हैं कि 1 साल ज्यादा जीती है ना, 69.7 वर्ष तक जीती हैं। तो ये यहां पर ये भी तुलनात्मक ढंग से आपको ध्यान में रखना होगा। 7वें पर चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत महिला श्रमिक स्वनियोजित हैं, यानी कि उन्हें मासिक वेतन पर किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, और ये आंकड़ा इसमें बहुत ज्यादा गया है, 83.7%, जिसमें ये कहा गया है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वह घरेलू कामकाज का है। और उसमें भी देखेंगे तो जैसे घर के जो कृषि के कार्य होते हैं, पशुपालन हो गया, छोटा मोटा व्यापार हो गया, वहां बिना वेतन वाले जो सहायक के काम होते हैं वो करते हुए ये नजर आ रही हैं, यानी कि 83.7%। और बिहार का इंटरनेट घनत्व कितना है?
ये सर्वेक्षण कहता है कि बिहार का इंटरनेट घनत्व जो है वो 43.1% है। परसेंटेज में इसीलिए कि 100 व्यक्ति में से निकाला गया है। मैंने आपको समझाया था ना कि किसी एरिया में, अगर मान लेते हैं पटना ही है, तो पटना में कितने लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो पर 100% पर यह तय किया जाएगा। तो यहां पर तय हुआ कि भाई इस एरिया के 100 लोग में 43 जो लोग जो हैं वो रेगुलर इंटरनेट का यूज करते हैं, यानी कि इंटरनेट की पहुंच उन तक है। तो यहां पर जो है वो चीज देखने को मिला है, इसलिए परसेंटेज में 100 में लिया गया है, 43.10 यह आया है। आप इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि मामला यह है कि आज के समय जब हम डिजिटल एज में हैं तो 43% नहीं होना चाहिए, ये मोर देन 90% होना चाहिए था, या और बेहतर हो सकता था। चलिए 9वां पर चलते हैं। 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई, यानी कि 24-25 की बात की गई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में जैसे 11-12 में देखेंगे तो वह तकरीबन जो है वह 374 किलोवाट के आसपास था, है ना, क्योंकि लगातार बिहार में डिमांड बढ़ रहा है। जैसे जैसे किसी भी जगह का शहरीकरण बढ़ेगा तो ध्यान रखिए उसमें आपको डिमांड देखने को मिलेगा। तो अभी देखेंगे 24-25 में ये 374 किलोवाट तक पहुंच चुका है, यानी कि पिछले कुछ समय की तुलना में ये आपको बेहतर कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, 10वें पर चलते हैं। बिहार में पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली जो है उसको लेकर के बात किया जा रहा है। इसके तहत कितने करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आधार वाला एंगल भी जोड़ के रखिएगा, क्योंकि यहां से संभव है ये ना पूछ करके कि कितना लाभार्थी को लाभ मिल रहा है, आधार का पूछ ले। क्योंकि बिहार में हालांकि हर जगह ये हो रहा है कि आधार कार्ड से लाभार्थियों को लिंक कर दिया जा रहा है। राशन कार्ड जिनके पास है, ठीक है, राशन कार्ड जिनके पास है, इन दोनों को क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो क्या हुआ, फर्जी व्यक्ति जो है वो राशन अब नहीं ले पाएंगे। तो ये कोशिश की गई है। यहां फिलहाल आपसे आधार कार्ड को लेकर के नहीं पूछा गया, अगर पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत कहा जाएगा कि तकरीबन 90% आज के समय में बिहार में ऐसे परिवार हैं जो राशन कार्ड जो लाभार्थी हैं उनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया। अगर यह प्रश्न आता है तो फिर आप इसको इस तरह से हैंडल कीजिएगा। और यहां आपसे पूछा गया है कि आज के समय में कितने करोड़ लाभार्थी, तो वह 8.42 करोड़ तक ये मामला पहुंचेगा। क्लियर हो गया ना। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछता है तो वह भी जानकारी होना चाहिए, और फैक्ट पूछा तो वो भी जानकारी। देखिए होता क्या है, सर्वेक्षण जब आप देखेंगे, आप पीवाईक्यू पलट के देखिए पिछले 10 साल का, मेरे कहने से मत मानिए, पिछले वर्षों के प्रश्न देख लीजिए। आप देखेंगे कि बजट और सर्वे ये जो पूछा गया है बीपीएससी में ना, बहुत फैक्चुअल पूछा गया है। परसेंटेज काफी पूछ लिया गया है, 2 वर्षों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दे दिया है, कुछ डेटा दिया है और कुछ उससे जुड़े हुए लिस्ट दे दिए, उनका मिलान करने दे दिया, सुमेलित कीजिए वाले इस तरह के प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न आपसे काफी आ रहे हैं। तो जब भी आप सर्वे पढ़िए और जब भी आप बजट पढ़िए बिहार के दृष्टिकोण से, तो प्रीवियस ईयर ये कहता है कि खूब फैक्ट से पुष्ट होके जाइए, क्योंकि बहुत बारीक तथ्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दशमलव के 2-2, 3-3 अंक तक जाकर के पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप ढिलाई नहीं कर सकते और बहुत ही आसान प्रश्न होता है। यहाँ सीधे पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स है, यहाँ सीधे नंबर मिल जाएगा, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, हालांकि जितना मैंने आपको बताया है सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक से प्रश्न रहता है, तो उसको अच्छे से तैयार कीजिए। अगर फिर भी कुछ आपको जानना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।